हेलो फ्रेंड्स, न्यूरोजेनिक बाउल को कंट्रोल करने के, उसको मैनेज करने के दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे लाइफस्टाइल एंड डाइट के बारे में। पहले हम डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूरोजेनिक बाउल को मैनेज करने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो डाइट में जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें फाइबर रिच फूड्स लेने चाहिए। यानी हमारी डाइट में अच्छा फाइबर होना चाहिए, फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। यानी हमें सैलेड्स अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। 25 से 30 ग्राम ये भूसी यानी सूखा जो फाइबर होता है हमारी डाइट में, हमारे स्टोमक में एवरीडे जाना ही चाहिए। यानी हमारे हर एक मील में अच्छा फाइबर होना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा पेट उसको अच्छे से पचा पाता है, खाना हमारी आंतों से चिपकता नहीं है, वह इजीली मूवेबल होता है हमारी आंतों में, जिसकी वजह से हमें कम इरिटेशन होती है और जिसकी वजह से हमारा पेट का जो सिस्टम है डाइजेस्टिव है रेगुलर होता है, हमें इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। दूसरा, हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, यानी अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी हमें एवरीडे पीना चाहिए यदि आप मैनेज करना चाहते हैं अपने न्यूरोजेनिक बाउल को। न्यूरोजेनिक बाउल में क्या होता है कि कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। यदि हम कम पानी पीते हैं, यदि हम डिहाइड्रेट रहते हैं, हाइड्रेशन कम रखते हैं, तो हमारा जो स्टूल है बिल्कुल सूख जाता है और उसको पास करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, जिससे वह आंतों पर चिपकता है और उसको बाहर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे इरिटेशन, आंतों में जो इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अच्छी मात्रा में पानी पिएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी ना पिएं, क्योंकि जो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है वो आपको ज़्यादा महसूस होने लगती है, या फिर आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, 5 लीटर से ज़्यादा पानी भी आपने एक दिन में नहीं पीना है। तीसरा, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स लेने हैं। आपने अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेने हैं। यह कुछ प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसे कि दही हो गई, बनाना हो गया, गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया, इस प्रकार के प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए, जिससे हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, जो जैसे हम होल ग्रेन खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसको पचाने में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे हमारा बाउल एकदम बैलेंस में रहता है, एकदम वर्क में रहता है। फोर्थ है रेगुलर मील टाइम, यानी आपके खाने की जो टाइमिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए। यानी जैसे आप सुबह 8 बजे खाना खाते हैं, दोपहर को 2 बजे खाते हैं, फिर रात का खाना आप दोबारा से 8 बजे खाते हैं, यानी आपकी जो टाइमिंग है खाने को खाने की वह फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कभी खाना आपने 10 बजे खा लिया, कभी आपने 11 बजे खा लिया, कभी आपने अर्ली मॉर्निंग में कर लिया, कभी आपने लेट कर दिया। इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारे बाउल के यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कार्य प्रणाली होती है वो बाधित होती है, वो इंटरप्टेड होती है। उसको बैलेंस में रखने के लिए, उसको एक रूटीन में रखने के लिए, रेगुलरिटी में रखने के लिए डाइट हमें यानी खाना हमें टाइम पे लेना चाहिए। टाइम मीन्स एक प्रॉपर टाइम, एक फिक्स टाइम। और हमें खाना अर्ली मॉर्निंग में, यानी जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो 8 बजे तक होना चाहिए, और हमारा जो लंच है मैक्सिमम 2 बजे से ज़्यादा लेट हमें नहीं लेना चाहिए, और जो हमारा डिनर है वह हमारा 8 बजे तक हो जाना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है, खाना हमें लिमिट में लेना चाहिए। जिनको बाउल से रिलेटेड कोई और दूसरी प्रॉब्लम भी हो, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो, उनको भी खाना कम लिमिट में ही लेना चाहिए, ज्यादा खाना ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और न्यूरोजेनिक बाउल में तो खाना कम मात्रा में ही लेना चाहिए। छठा, हमें तला भुना या फिर प्रोसेस्ड फूड खाने से बचना चाहिए। वीक में एक आध बार हो गया, थोड़ा बहुत खाना हमने तला भुना ले लिया यानी जंक फूड ले लिया, उसके अलावा बार बार रिपीटेशन यानी हफ्ते में 3 से 4 बार हमें तला भुना खाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 100% इस प्रकार के खाने को अवॉइड करें। सातवां, आप कुछ लैक्सेटिव्स भी ले सकते हैं स्टूल को थोड़ा सोफन करने के लिए। कई बार क्या होता है, इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन की समस्या ऑलवेज बनी रहती है, तो स्टूल को सोफन करने के लिए हम लैक्सेटिव टाइप के कुछ सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो यह हमारे डाइट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी जो लोग पड़े रहते हैं, ज़्यादा रेस्ट में रहते हैं, आलस में रहते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं या फिर सीटिंग वाली जॉब करते हैं,
उनको यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जितनी हो सके आप फिजिकल एक्टिव रहें। दूसरा, एस्टेब्लिश ए बाउल प्रोग्राम, यानी जैसे आपने अपने खाने के टाइम को फिक्स किया है, उसी प्रकार से आप अपने स्टूल जाने यानी टॉयलेट जाने के टाइम को भी फिक्स रखिए। यानी जैसे मॉर्निंग में आप 5 या 6 बजे जाते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप एवरीडे उसी टाइम पर जाएं। उससे क्या होता है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की एक हैबिट बन जाती है, वह उस टाइम तो स्टूल को पास कर देता है। यदि आप लेट हो जाते हैं, फिर कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के बाउल सिंड्रोम में यानी न्यूरोजेनिक बाउल में स्टूल पास नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन जनरेट हो जाता है। कई लोगों को ऐसा न्यूरोलॉजिकली होता है। यदि वो टाइम से स्टूल के लिए ना जाएं, स्टूल पास करने के लिए ना जाएं, तो उनको इस प्रकार की इंटरप्शन से गुजरना पड़ता है। तो ऑलवेज गो ऑन द टाइम फॉर द स्टूल पास। थर्ड, इसमें जो लाइफस्टाइल में मेन चीज आती है वो होती है पोजिशनिंग, यानी हमें बैठना कैसे है। जब आप बैठें तो इस तरीके से बैठें जैसे आपने पाँव नीचे लटकाकर, इसमें अगर कम से कम बैठे तो वो ठीक है, यदि हो सके तो आप अपने पाँव को ऊपर करके बैठें। इससे क्या होता है कि आपका बाउल थोड़ा सा ऐसे रहता है टेढ़ा। इस चीज से क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम होती है इनकॉन्टिनेंस की, वो कम महसूस होगी, क्योंकि रेक्टम में आपका स्टूल बहुत जल्दी नहीं जाएगा, वह आंतों तक ही रहेगा, वह वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेगा। इस कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को स्टूल अपने आप पास हो जाता है, तो उसको आप रेक्टम में बहुत जल्दी आने से रोक लीजिए, उसकी प्रोसेस को वहां तक आने तक स्लो कीजिए। इस पोजीशनिंग से भी आपको इस टाइप की समस्या में कुछ राहत मिलती है। तो चेंज योर पोजीशन। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी आप देखेंगे जिनको IBS की प्रॉब्लम है या फिर NB की प्रॉब्लम है, यानी न्यूरोजेनिक बाउल की प्रॉब्लम है, जब भी उनको स्ट्रेस बढ़ती है तभी तभी उनको यह प्रॉब्लम सामने आती है और यह प्रॉब्लम और ज्यादा वर्सन हो जाती है। सो मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं, भजन कीर्तन का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी सत्संग में यहाँ पर आप जहाँ पर खुशियाँ महसूस करें, किसी फ्रेंड के साथ, किसी विशेष फ्रेंड के साथ, तो आप इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप कोई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपने स्ट्रेस में नहीं जीना है, कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस। तो इस वीडियो में हमने बातचीत की है हमारी डाइट के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि NB से रिलेटेड है, यानी न्यूरोजेनिक बाउल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए यदि आप सीरियस हैं अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से योगा पोस्चर्स आपको हेल्प करेंगे आपके बाउल की प्रॉब्लम को ठीक करने में, यानी आपके न्यूरोजेनिक बाउल की कंडीशन को ठीक करने में। योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोग योगा करके, मेडिटेशन करके अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और करेंगे हम योगा एंड मेडिटेशन।